गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टू इक्वल बीम्स ए बी ए सी ईच ऑफ वेट W connected by a hinge at A are placed in vertical plane with their extremities B and C resting on a horizontal plane। देखो दो बीम्स आपके पास हैं AB and AC with extremities B and C is in horizontal plane। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन के कांटेक्ट में है तो रिएक्शन आएगी दोनों पर। ठीक है, रिएक्शन में बाद में बताती हूँ रिएक्शन क्या लिखनी है आपको। फ्रीली ज्वाइंट एट ए, फ्रीली ज्वाइंट एट ए का मतलब ए पर आपकी क्या है, हिंज। आपको पहले ही बताया फ्रीली ज्वाइंट का मतलब वो यहाँ से फ्रीली ऐसे रोटेट कर सकता है सिस्टम। तो यहाँ पर आपकी हिंज दे रखी है, लिखा भी हुआ है, शायद मैंने कोई और क्वेश्चन पढ़ लिया फ्रीली ज्वाइंट का। क्वेश्चन नंबर 10 में दे भी रखा है। ईच ऑफ वेट W कनेक्टेड बाय ए हिंज एट ए, दोनों का वेट ईच ऑफ वेट W, सपोज दिस इज पॉइंट मिड पॉइंट एंड दिस इज अगेन ए मिड पॉइंट, दोनों पर वेट W टाई किया हुआ है। They are kept from falling by the strings connecting B and C with the middle points of opposite beam। मीन्स B को मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट बीम से कनेक्ट किया गया है, ऐसे ही C को ये आपका मिड पॉइंट पर वेट एक्ट करता है, दिस इज द मिड पॉइंट। B को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट सेट किया विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग। इसी तरह C को भी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से अटैच किया गया, दोनों के अंदर स्ट्रिंग है। तो स्टूडेंट्स देखो, स्ट्रिंग में अब टेंशन की बात आती है। अगर मैं दोनों ही पॉइंट को देखूँ, दोनों ही पॉइंट टाई कर रखे हैं तो इक्वली है दोनों का हमारे पास कंसेप्ट। तो देखो इस रोड, क्योंकि यहाँ अभी तक आप जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो सिंगल रोड के क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। अब हमारे पास दो रोड्स आ गई हैं, तो जो ये रोड जो आपकी ये स्ट्रिंग टाई की गई है वो दोनों रिंग्स पर दोनों बीम्स पर टाई की गई है, तो दोनों पॉइंट मेरे लिए इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं कंसीडर करती हूँ ए बी रोड ए बी, तो रोड ए बी की वजह से इस स्ट्रिंग में टेंशन ऐसे होगी अपवर्ड, रोड ए सी की वजह से टेंशन इसमें डाउनवर्ड होगी। ऐसे ही इस स्ट्रिंग में रोड ए बी की वजह से जो टेंशन की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड, रोड ए सी की वजह से जो होगी टेंशन अपवर्ड। ठीक है, उसके बाद देखो, शो दैट टेंशन ऑफ ईच स्ट्रिंग इज दिस। आपको बतानी है स्ट्रिंग के अंदर, अच्छा टेंशन मैंने सेम क्यों ली है, क्योंकि इक्वल रॉड्स हैं, दोनों का वेट भी इक्वल है, सिमिट्रिकल फिगर आपके पास है, इसीलिए स्ट्रिंग में मैंने टेंशन दोनों में सेम ली है T। और आपको शो करना है दिस टेंशन T इज इक्वल टू W/8 cot square थीटा प्लस 1 with थीटा बीइंग द इंक्लिनेशन टू द हॉरिजन ऑफ ईच बीम। बीम का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल आपको क्या दे रखा है, थीटा। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं फिगर। देखो, अच्छा मैं आपको बता चुकी हूँ ये वेट है, यहाँ दो रिएक्शन आएंगी। रिएक्शन में आपको बता रही थी अगर फिगर आपकी सिमेट्रिकल है तो रिएक्शन दोनों में सेम ही होगी, या तो दोनों में R ले लेना या दोनों में S ले लेना। ठीक है, अब इस फिगर को देखो भाई, ए बी ए सी दो रोड है, E एंड F मिड पॉइंट लिए हैं, दोनों पर सेम वेट W टाई किया गया है, रिएक्शन दोनों सेम आएंगी क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है। अब ये मिड पॉइंट, ये जो मीडियंस है जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज अ सेंट्रोइड। यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, वो आगे आपको पता लग जाएगा क्यों ड्रॉ की है। तो AD विल बी ए मीडियन, D इज मिड पॉइंट। ठीक है, तो G भी क्या बनेगा, सेंट्रोइड। रोड का बीम का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दे रखा है थीटा। स्टूडेंट्स अब ध्यान देना, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें सिंगल रोड से काम किया है। अब आपके पास दो रोड्स हैं, तो जब मूवमेंट लूँगी मैं या तो रोड ए बी का लूँगी या रोड ए सी का लूँगी, आपकी मर्जी है, किसी का भी लेके काम कर सकते हो, सेम ही रिजल्ट आएगा क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है। कई बार क्वेश्चंस में एक रोड का लेने से काम नहीं चलता, मुझे एक बार ए बी का लेना पड़ता है, फिर ए सी का लेना पड़ता है। कई बार ए बी ए सी दोनों का लेने के बाद भी काम नहीं चलता, मुझे पूरे सिस्टम का भी लेना पड़ता है। पर देखो जितनी ज़्यादा क्राउडिंग बढ़ती जाती है, क्वेश्चन टिपिकल बनता जाता है, तो कोशिश करो क्वेश्चन जो भी आपको प्रूव करना है एक सिंगल रोड लेके हो जाए,
नहीं होता है तो दूसरी लेके देखो, फिर भी नहीं होता है तो फिर सिस्टम की लेनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स मैंने इस क्वेश्चन में ए बी का मोमेंट लिया है, रोड ए बी से काम किया है, तो इसीलिए मैंने जो ए बी वाली टेंशन की डायरेक्शन है वही ड्रॉ की है इस फिगर में, दूसरी ड्रॉ नहीं करी, ताकि क्राउडिंग से बचने के लिए। जस्ट देखो ए बी की वजह से इस स्ट्रिंग में टेंशन डाउनवर्ड होगी, ठीक है, इसी तरह इस स्ट्रिंग में टेंशन इस रोड ए बी की वजह से क्या होगी, अपवर्ड होगी। तो रोड ए बी को कंसीडर किया है, तो आप ये मत समझना कि मैम ने तो ये चार तरफ से इस तरह से डायरेक्शन बताई थी, जबकि फिगर में यहाँ दो ही ड्रॉ कर रखी है, क्योंकि मुझे काम रोड ए बी से करना है। मैं ज़्यादा ड्रॉ करूँगी आप कंफ्यूज हो जाओगे, मूवमेंट लेते वक्त आपको फोर्सेस समझ नहीं आएंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा ड्रॉ नहीं किया है। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर देना। उसके बाद ये एंगल मैंने खुद से सपोज किया, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करते वक्त इस एंगल की जरूरत पड़ेगी कि जो ये स्ट्रिंग है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो आप खुद से इंट्रोड्यूस करते हो तो लास्ट में जाके उसको हम रिमूव करते हैं। तो देखो हमें ये प्रूव करना है, मैंने लिखा भी है। अच्छा एक चीज़ और, ड्यू टू सिमेट्री रिएक्शन एट हिंज ए बैलेंस ईच अदर। देखो जब मैं पूरे सिस्टम की बात करती हूँ तो रिएक्शन एट ए होगी। देखो रोड ए बी, जब मैं रोड ए बी की बात करती हूँ, ए पर हिंज है, हिंज पर रिएक्शन होगी, लेकिन मुझे उसकी डायरेक्शन नहीं पता, क्योंकि मुझे ये पता है जहाँ से दो फोर्स पास करते हैं हिंज पे रिएक्शन उसी से पास करती है। बट यहाँ तो ऐसा नहीं है, एक टी फोर्स, एक डब्ल्यू, एक आर है, ठीक है, इन ये दोनों इंटरसेक्टिंग है, ये दोनों पैरेलल है, तो वो कंसेप्ट नहीं है। तो मुझे हिंज ए पर रोड ए बी के कारण जो रिएक्शन है, मुझे पता है कि वो रिएक्शन तो है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो है, लेकिन क्या है, क्या उसकी डायरेक्शन है, क्या वैल्यू है, वो नहीं पता। इसी तरह AC के कारण भी यहाँ पर हिंज पर रिएक्शन आएगी, उस रिएक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगी, डायरेक्शन भी होगी, लेकिन मुझे वो वैल्यू, ना तो मुझे वैल्यू पता है ना ही मुझे डायरेक्शन पता है जो कि मैं ड्रॉ कर सकूं। लेकिन मुझे एक चीज़ का पता है कि जो AB के कारण हिंज पर रिएक्शन आएगी, देखो AB के कारण जो हिंज पर रिएक्शन आएगी उसको दो पार्ट में रिजॉल्व कर दो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। इसी तरह जो AC के कारण हिंज पर रिएक्शन आएगी उसको रिजॉल्व कर दो। ऑब्वियसली ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो जब इसको रिजॉल्व करूँगी तो इसका x कंपोनेंट इधर जाएगा और y कंपोनेंट नीचे जाएगा। तो AB के कारण जो हिंज पर रिएक्शन होगी वो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी AC रोड की वजह से, क्योंकि जब मैं AC वाली रोड की जो हिंज की रिएक्शन होगी उसको जब मैं रिजॉल्व करूँगी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट AB वाले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल अपोजिट आएगा, ऐसे ही वर्टिकल भी इक्वल अपोजिट आने के कारण ओवरऑल सिस्टम में हिंज पर रिएक्शन जो है 0 बन जाएगी। तो अब आप इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर पूरे का पूरा सिस्टम कंसीडर करते हो तो आप हिंज पर रिएक्शन छोड़ सकते हो, क्योंकि AB के कारण जो रिएक्शन है और AC के कारण जो रिएक्शन है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देगी, ठीक है। और AB और AC दोनों सिमेट्रिकल फिगर है, इसीलिए जितनी रिएक्शन AB के कारण होगी उतनी AC के कारण होगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो इसलिए बैलेंस हो जाएगी। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जब मैं सिर्फ रोड AB को कंसीडर करूँगी तब भी मुझे रिएक्शन एट द हिंज कंसीडर करनी पड़ेगी, AC को कंसीडर करूँगी तब भी रिएक्शन एट द हिंज कंसीडर करनी पड़ेगी, लेकिन जब पूरे सिस्टम की बात करूँगी तो मुझे A पर रिएक्शन कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, वो रिएक्शन हमारी 0 बन जाएगी। मुझे पता है इन दोनों के कारण है हिंज पर रिएक्शन, कुछ की कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन डायरेक्शन की जो भी डायरेक्शन होगी एक दूसरे के अपोजिट आने से बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब करते हैं, तो देखो लिखा ड्यू टू सिमेट्री रिएक्शन एट हिंज बैलेंस ईच अदर, फिर रिजॉल्विंग द फोर्सेस वर्टिकली, और दोनों ही कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकली भी। वर्टिकली रिजॉल्व करते हैं, देखो जब भी फोर्स रिजॉल्व करे जाते हैं हमेशा पूरे सिस्टम के रिजॉल्व करे जाते हैं, एक रोड के रिजॉल्व नहीं करे जाते। रोड का जो मैं बात कह रही हूँ, एक रोड से काम करना है, 2 से करना है या पूरे सिस्टम से करना है, वो मैं मूवमेंट की बात कह रही हूँ कि मूवमेंट आप AB का भी ले सकते हो, AC का भी ले सकते हो, पूरे का भी ले सकते हो, लेकिन रिजॉल्व हमेशा पूरे सिस्टम का ही होगा। अब वर्टिकली की बात करते हैं, रिजॉल्व कर रही हूँ तो A पर रिएक्शन तो 0 हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि पूरे सिस्टम की बात कर रही हूँ। अब T पे आओ, अब देखो ये जो 2 T आपको दिख रहे हैं, वर्टिकली मैं रिजॉल्व कर रही हूँ
या चलो मैं इसको अलग से ही आपको बता देती हूँ, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। देखो इस तरह से आपके पास जो है ये इस तरह से रिएक्शन है टी की, ठीक है। अभी मैं सिर्फ बात करती हूँ इन दो टी की, इस रोड की वजह से जो टी आ रही है उसकी बात कर रही हूँ, बाकी दूसरे की भी करके दिखाऊंगी मैं आपको। इस रोड की वजह से जो आपकी टी आ रहे हैं, यहाँ एक टी आ रहा है ऐसे, और एक इस रोड की वजह से जो टी आ रहा है, देखो जब मैं इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली रिजॉल्व करूंगी, इस टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर आएगा, ठीक है। इसी तरह इस टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट नीचे आएगा। तो मुझे बताओ जब टी इक्वल है, सिमेट्रिकल फिगर है, जितना ये एंगल है उतना ये एंगल होगा, तो ऊपर वाला कंपोनेंट नीचे वाले से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 इन दो टी की वजह से। ऐसी जो दूसरी टी बच गई, इस रोड की वजह से जो टी लोगे, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। सेम लॉजिक मैं यहाँ लगा दूंगी। देखो अब मैं दूसरी फिगर ड्रॉ करती हूँ। अब मैं एसी की वजह से जो आ रही है टेंशन उनको ड्रॉ करती हूँ। इसकी वजह से टेंशन इधर आएगी और यहाँ ऐसे आएगी। तो फिर से इसको जब मैं इसको रिजॉल्व करूँगी, वर्टिकल ऊपर जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट में जाएगा। जब मैं इसको रिजॉल्व करूँगी तो हॉरिजॉन्टल लेफ्ट में जाएगा, वर्टिकल नीचे जाएगा। तो वर्टिकली देखो तो फिर से ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट ये भी 0, ये भी 0। तो ओवरऑल सिस्टम का क्या आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट 0। किसकी वजह से, टी की वजह से। फिर ए पर रिएक्शन ऑलरेडी 0 हो गई थी। बाकी जो बचे हैं देखो सारे सिर्फ वर्टिकल फोर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्स हैं। तो अपर वाले ऐड कर देती हूँ इक्वल टू लोअर वाले। अपर क्या है, r प्लस आर 2r, डाउनवर्ड क्या है w प्लस डब्ल्यू 2w। तो r इज इक्वल टू w। अब देखो हॉरिजॉन्टल, देखो क्या कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल है, r और w तो प्योरली वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल अगर कंपोनेंट आएगा तो t का आ सकता है। लेकिन यहाँ देखो जब मैंने इस रोड के कारण टेंशन ली थी तो यहाँ आया था आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जब इस वाली रोड को लिया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आया। तो ये दोनों जब मैं पूरे सिस्टम को लूँगी, इस रोड को भी लिया, इस रोड को भी, क्योंकि मैंने बताया रिजॉल्व करते वक्त पूरा सिस्टम लेना होता है, तो ये कंपोनेंट इससे बैलेंस हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल तो हमारे पास ओवरऑल पूरे के पूरे सिस्टम में कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो इसीलिए मैंने इसको हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व नहीं किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे आप मैसेज करके पूछ लेना। देखो स्टूडेंट्स, मेन तो इसमें अभी तक जो समझाने का था वो ये था, जिसको ये समझ आ गया आगे का क्वेश्चन समझ आ जाएगा। सिंस G इज द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, G सेंट्रोइड है तो आपको पता है 2:1 की रेशियो में डिवाइड करेगा। GD क्या हुआ, GD इज 1/3 ऑफ AD एंड AG इज 2/3 ऑफ AD। मैं यहाँ पर जो है लिखना चाहो तो लिख लेना। AG वो क्या होगा, 2/3 ऑफ AD। GD 1/3 पोर्शन है, ये 2/3 पोर्शन है, क्योंकि ये 2:1 की रेशियो में डिवाइड होता है। आल्सो 1/3 AD को देखो, ये बड़ी ट्रायंगल ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ से निकालो दिस एंगल इज थीटा। तो AD को लिख सकती हूँ AB साइन थीटा, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर में साइन में आता है, AB साइन थीटा। BD भी निकाला यहाँ से इसी ट्रायंगल से, एक बार AD निकाला और एक बार BD क्या है, एंगल के साथ वाला कोस में आएगा, AB कॉस थीटा। अब देखो फिर नेक्स्ट लिया मैंने tan अल्फा, ये छोटी वाली ट्रायंगल लिया मैंने, ये वाली, ठीक है। tan अल्फा, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, मीन्स GD अपॉन BD, मीन्स देखो GD अपॉन BD इज इक्वल टू, GD की वैल्यू पर फाइंड आउट की थी 1/3 AB साइन थीटा, ये पुट करी हमने 1/3 AB साइन थीटा। BD की भी अभी फाइंड आउट की थी, BD इज AB cos थीटा, तो BD की जगह पुट किया AB cos थीटा, AB से भी कैंसिल हो गए, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/3 tan थीटा। ये मुझे आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब लिया है टेकिंग द मोमेंट अबाउट A फॉर द रोड AB। अब AB रोड का मोमेंट, सबसे पहले तो देखो मूवमेंट हमें डिसाइड करना होता है कि ऐसे पॉइंट के अबाउट लिया जाए कि जिसमें से मैक्सिमम फोर्स पास कर रहे हो। देखो सपोज करो आपको देख के ये लगेगा रोड AB को कंसीडर करती हूँ तो मेरे पास कौन सी फोर्सेस हैं, R, W, एक T ये और एक T ये, 4 फोर्सेस तो दिख रहे हैं। 5वां है रिएक्शन एट द हिंज। जब मैं एक रोड को कंसीडर करूंगी तो मुझे रिएक्शन एट द हिंज भी
कंसीडर करनी पड़ेगी। 5 फोर्स हैं। आपको लग रहा होगा कि आर और टी 2 फोर्स तो बी से पास हो रहे हैं, मुझे बी के अबाउट मूवमेंट लेना चाहिए। लेकिन देखो सपोज करो मैंने बी के अबाउट मूवमेंट ले लिया, तो जो ए पर हिंज पर रिएक्शन है उसका मूवमेंट आप कैसे निकालोगे? मुझे ए पर हिंज की रिएक्शन की डायरेक्शन तो पता ही नहीं है। अगर मेरे पास ए पर जो हिंज है उसकी रिएक्शन की डायरेक्शन मुझे पता होती तो मैं फिर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेती और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के उस हिंज वाली रिएक्शन का मूवमेंट अबाउट भी ले लेती। लेकिन मुझे ए पर रिएक्शन जो है उसकी डायरेक्शन नहीं पता, तो उसका तो मैं मूवमेंट निकाल ही नहीं सकती। लेकिन जब मैं रोड एक सिंगल रोड कंसीडर कर रही हूँ तो मुझे उसका मूवमेंट लेना भी पड़ेगा। तो इसीलिए क्योंकि उसकी डायरेक्शन मुझे नहीं पता, उसका मूवमेंट मैं नहीं निकाल सकती, तो मैं पॉइंट ए के अबाउट ही मूवमेंट ले लेती हूँ, ताकि ए के अबाउट मूवमेंट की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं पॉइंट ए के अबाउट निकालूंगी तो रिएक्शन एट द जो हिंज होगी उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा? 0। मुझे उसके मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स यही रीज़न है मैंने बी के अबाउट ना लेके मूवमेंट किसके अबाउट लिया है? ए के अबाउट। ए के अबाउट मूवमेंट लेने से जो ए पर हिंज है उस रिएक्शन हिंज वाली रिएक्शन का मूवमेंट 0 हो जाएगा। मुझे 4 फोर्सेस का निकालना होगा, आर, डब्ल्यू और इन 2 टी का। पहले निकालते हैं आर, सॉरी पहले टी का बता देती हूँ, मैंने टी का निकाला हुआ है। देखो ये टी, ये एंगल अल्फा, ठीक है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? अल्फा। और सिमेट्रिकल फिगर है तो ये एंगल भी कितना होगा? अल्फा। तो देखो स्टूडेंट्स, एक तो तरीका ये है कि इस ए पॉइंट से एक बार मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, इस टी का मूवमेंट निकाल लूँ और एक बार इस टी का। लेकिन मैं वो तरीका करूँगी तो ना उससे काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने क्या करा, इन दोनों को ना कंबाइन कर लिया। जैसे आप पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट लेते हो उसी तरह से ये टी, ये इस टी का इसके अलोंग कंपोनेंट कितना होगा? टी कोस अल्फा, और इसका इसके साथ कितना कंपोनेंट होगा? टी कोस अल्फा। तो दोनों कंबाइन होके कितना कंपोनेंट आ जाएगा? 2t कोस अल्फा। स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हो। एक और तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ कि जिस तरह से देखो आपके पास ये फिगर है, इस तरह से आपके पास फिगर बनी हुई है, ये टी, ठीक है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा। आप इसको पैरेललोग्राम से भी इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, निकाल लो दोनों का रिजल्टेंट। दोनों के बीच में एंगल 2 अल्फा है। रिजल्टेंट कैसे निकालते हो? टी स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस अल्फा, तो 2t स्क्वायर कॉस 2 अल्फा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? cos 2 अल्फा। 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर कॉस 2 अल्फा अनरूट, 2t स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 अल्फा अनरूट, दैट इज अनरूट 2t स्क्वायर, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये बनेगा 4t स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अनरूट। निकाल लो, अगेन क्या आ गया है? 2t कॉस अल्फा। आप किसी भी तरह निकाल सकते हो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। तो ये फोर्स आ गया 2t कॉस अल्फा। इसका मोमेंट ए के अबाउट निकालना है। देखो ये फोर्स, ये पॉइंट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बनेगा? AG। तो देखो लिखा है 2t कोस अल्फा AG। डायरेक्शन देख लो, यहाँ से आप यहाँ जाओगे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, फिर लिया है मैंने आर का मूवमेंट। देखो दिस इज फोर्स आर को ऊपर बढ़ा लो, तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल है? BD के, तो R इंटू BD। तो लिखा मैंने R इंटू BD, ठीक है। फिर आप इसको रोटेट करोगे, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। फिर आ जाओ W, ये आपका W फोर्स है, ये पॉइंट है, इसको ऊपर बढ़ा दो, तो ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी इस डिस्टेंस के इक्वल है, तो ये मैंने डिस्टेंस लिखी हुई है WHD, ठीक है। और रोटेट करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक रोटेट करोगे, दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद जस्ट कैलकुलेशन वर्क है, आप खुद करके देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप मैसेज कर देना। सिंपली कुछ नहीं कर रखा, AG की जगह 2/3 AD है, देखो देख लो आप, AG की जगह पुट किया 2/3 ऑफ AD, ठीक है। और BD की जगह दिस इज BD, इस ट्रायंगल से निकाल लो, BD इज AB cos थीटा प्लस W। HD को लिख सकती हूँ, दिस HD इज BD माइनस BH, ठीक है। फिर यहाँ AD की वैल्यू पुट की है, AD अगेन देख लो,
ए डी, दिस इज ए डी, इस ट्रायंगल से निकाल लो ए बी साइन थीटा। इसी तरह स्टूडेंट्स ए बी साइन थीटा, इसी तरह आप इन दोनों को निकाल लेना। फिर देखो मैंने क्या किया है, यहाँ तक आप देख लेना, 2t cos अल्फा आ गया, यहाँ तक आप देख लेना। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ देखो आके यहाँ तक आप खुद फाइंड आउट कर लेना। ये मेरे पास एक टर्म आ गई, हमें यहाँ फाइंड आउट करना था t। देखो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना था, क्वेश्चन के अंदर निकालना था t इज इक्वल टू दिस टर्म। तो मैंने क्या किया, t को लेफ्ट पे रखा, बाकी सबको राइट पे ले गई। अब जो अपना प्रूफ करना है उसको देखो, जो प्रूफ करना है उसमें मुझे थीटा चाहिए, अल्फा नहीं चाहिए, ठीक है। तो मुझे सीकेंट अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो जो मैंने ब्लॉक बनवाया था, भले इसको नंबर 1 डाल देना, यहाँ देखो 10 अल्फा की वैल्यू है। तो सीकेंट अल्फा को मैं पहले किस में ले आई, 10 में, √1 + 10 स्क्वायर अल्फा, ठीक है। उसके बाद ऊपर से देखो 10 अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, 1/3 tan थीटा, तो ये आ जाएगी 1/9 tan स्क्वायर थीटा, लिख लेना यहाँ यूजिंग 1, ठीक है। फिर इस कोट को अंदर ले जाओ, √ के अंदर जाएगा कोट स्क्वायर, यहाँ कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1/9 tan स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। फिर जो प्रूफ करना है उस प्रूफ में देखो आपको बाहर W/8 चाहिए, तो आप इस 3 को भी अंदर ले जाओ, 3 अंदर जाएगा 9 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आके आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप मैसेज कर देना, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझ के करना। किस तरह से मैंने रिएक्शन और मोमेंट्स लिए हुए हैं।